जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके भाई अजय सर में। ठीक है मेरे भाई, पहले तो आप सभी प्रिय साथियों के देखो भाई ओड़ामा बहुत है कि गुरुजी थे क्लास जो है वो कभी छुट्टी कर दो तो मैं क्या करूं यार। बात आया कि बहुत जी करे, मैं तो आज सोचूं कि ये क्लास ना अपने दोपहर में कर देते हैं। ठीक है, 2-3 बजे जो भी जैसे टाइम सुटेबल हुआ कोशिश मैं करता हूँ। देखते हैं, कल मैं आपको टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, जीके भाई अजय सर नाम से टेलीग्राम है, तो वहां सूचना डाल दूंगा। ठीक है, ओके। अपना जो टॉपिक चल रहा था अपना जो टॉपिक था वो था पवन संचरण। पवन संचरण टॉपिक था, पवन संचरण यही टॉपिक था। पवन संचरण जो है वो अपना टॉपिक चल रहा था। हाँ गुरुजी, पवन संचरण चल रहा था। अब मैं आपको कल जो है लास्ट बात शायद मैंने आपको ये बताई थी कि वायु दाब को जो है वो प्रभावित करने वाले कारक। देखो, वायु का जो भार होता है उसे ही वायु दाब बोला जाता है। अब वायु दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सारे पढ़ाए थे, जिसमें से दो कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तापजन्य और गतिजन्य। सुनना मेरी बात, क्योंकि अब अपना जो आज का पॉइंट रहेगा वो रहेगा वायु दाब पेटियां। क्या रहेगा? वायु दाब पेटियां। वायु दाब पेटियां। देखो, पहला सिंपल सा प्रश्न बनता है एग्जाम में, वायु दाब पेटियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वायु दाब जो पेटियां हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 7 है। कितनी है? 7। जिसमें से 3 वायुदाब पेटियों को आप अलग कर दो, 3 वायुदाब पेटियों को अलग कर दो। इसके अलावा अगर मेरे भाई बात करें तो 4 वायुदाब जो पेटियां हैं उनको अलग कर दो। 4 वायुदाब पेटियों को जो है वो क्या कर दो? अलग कर दो। जिसमें से 3 जो वायुदाब पेटी है वो है तापजन्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 3 वायुदाब जो पेटी है उनका नाम है तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटी। अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे तापजन्य वायुदाब पेटी कितनी है तो आप बोलोगे 3। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गतिजन्य, गतिजन्य वायुदाब पेटी जो है वो कितनी है? गतिजन्य वायुदाब जो पेटियों की संख्या है, गतिजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4। शाबाश भाई। अलकू भाटी जी सूरतगढ़, 1 2 3 4। अजय सर सुपरस्टार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपरस्टार बनाने के लिए आपका, है ना, धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार सभी प्रिय साथी ध्यान से सुनना, वायुदाब पेटियों की संख्या 7 है, जिसमें से तापजन्य वायुदाब 3 है, गतिजन्य वायुदाब पेटियां कितनी हो जाएगी? 4। यानी ये 3 जो पेटियां बनी है वो ताप से बनी है। इन पर जो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण आधार रहेगा वो किसका रहेगा? ताप का। किसका रहेगा? ताप। यानी उत्पत्ति में तापमान जो है वो आधार है। उत्पत्ति में, इस प्लेटों की उत्पत्ति में तापमान का प्रमुख आधार है। तापमान का प्रमुख रोल है, प्रमुख आधार है यहां। यानी ये जो तापजन्य पेटी है इसके अंदर प्रमुख रोल किसका है? प्रमुख रोल है तापमान का। प्रमुख रोल क्या है? प्रमुख आधार जो वो कौन है? तापमान का। और यहां पर गति की बात कर रहा है तो यहां पर वायु की गति का जो है वो रोल जो है वो खुद का होगा। खूब रात दिन मेहनत करवा रहे हो सर, आपका सलाम। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। ये जो कमेंट ना ये बहुत शक्ति देता है, बहुत मोटिवेशन देता है, तभी ये रात को इस क्लास को जो है अपन ले पाते हैं। ठीक है, पूरे दिन क्लास लगाने के बाद भी। अच्छा, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि गतिजन्य यानी वायु गति करेगी। वायु गति मैंने 2 प्रकार से कराई थी, एक तो अवरोहन गति वायु की। अवरोहन गति, कौन सी गति? अवरोहन, कल ही पढ़ाया था। एक आरोहण, जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाके पहली क्लास जरूर देखना। अवरोहन का मतलब क्या होता है? अवरोहन का मतलब होता है जब वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है। जब वायु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, जब वायु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है उसे अवरोहन गति बोलते हैं। और जब वायु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, उसे आरोहण गति बोलते हैं। उसे आरोहण, उत्पत्ति में वायु के अवरोहन और आरोहण का जो है वो आधार रहता है। तो याद रखना, इसकी उत्पत्ति में, उत्पत्ति में वायु के अवरोहन, अवरोहन तथा आरोहण गति का जो है, आरोहण गति का जो है वो आधार रहता है, रोल रहता है। तो गतिजन्य वायुदाब पेटियां 4 है और तापजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या जो है वो कितना है? 3 है। ठीक है, और पृथ्वी की जो दैनिक गति है उससे उसी गति, यदि गति का नाम आ रहा है तो यानी यह पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी की दैनिक गति है वह याद रखना गतिजन्य वायुदाब पेटियों के अंदर सहायक होती है। कौन सी? पृथ्वी की दैनिक गति है, ये भी पॉइंट याद रखना। पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है इसको भी आधार यहां पर माना गया है। बिल्कुल सिंपल है, वायुदाब पेटियों की संख्या 7 है, 3 तापजन्य, 3 तापजन्य और गतिजन्य 4।
अब अपन इनको याद करते हैं, ये वायुदा पेटियां 7 कौन कौन सी कहां कहां बनी है। देखो भाई, सबसे पहले अपन को बनाना होगा ग्लोब, यानी सबसे पहले अपन जो है एक ग्लोब तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना इस पॉइंट को, है ना। ये अपना जो है यहां तैयार हो जाता है ग्लोब। मैं यहां बीच में बना लेता हूं, ओके। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, इसको अपन पूरा यहां देखते हैं कि ये बीच वाली जो रेखा है ये हो जाएगी अपनी भूमध्य रेखा। ये बीच वाली जो रेखा हो जाएगी ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है। ओके, ये हो गई भूमध्य। भूमध्य रेखा के अगर ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक पेटी और देखने को मिल जाएगी। इधर की ओर बात करें तो यहां पर आपको एक पेटी और देखने को मिल जाएगी। 7 है वायुदा पेटियां, एक यहां पर है। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहां पर भी आपको एक वायुदा पेटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर सेम नीचे जाओगे तो यहां आपको एक वायुदा पेटी देखने को मिलेगी, इधर भी, ये देखो। और एक वायुदा पेटी आपको थोड़ा इसके आगे यहां। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो फिर आपको यहां भी जो है वो वायुदा पेटी देखने को मिलेगी, इधर। यहां, और फिर एक वायुदा पेटी जो है आपको ये रही, ठीक है। एक वायुदा पेटी जो आपको ये देखने को मिलेगी। समझना भाई बात को, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये थोड़ा डायग्राम के अंदर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह जाए और आप जो है वो इसको याद कर पाओ, ठीक है मेरे भाई, ओके। बस अब देखो, अभी तुम्हें मैं ये चीजें याद करवा देता हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात। ये अपनी जो रेखा यहां दिख रही है बीच वाली, ये होगी भूमध्य रेखा। क्लियर, सुनना ध्यान से मेरे दोस्त। हाँ, देखो यहां पर आपको जो है ये बीच वाली जो है बिल्कुल यहां दिखेगी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दिखेगी? भूमध्य। तो यह जो है वो 5 डिग्री उत्तर तक फैली है और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो है वो साउथ। इसके अलावा ऊपर चलेंगे तो यह लगभग मान के चलना 30 से 35 डिग्री साउथ तक जो है वो देखने को मिलेगी। सेम नीचे अगर अपन बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के, सॉरी, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया। ऊपर वाला जो है मेरे भाई नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश। ऊपर उत्तरी गोलार्ध ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ। और नॉर्थ नीचे दक्षिण है तो साउथ लिखेंगे, साउथ साउथ। यहां पर होगी 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, साउथ अक्षांश, ठीक है। हाँ, ये 90 डिग्री जो है वो साउथ अक्षांश हो गया। और यहां पर 90 डिग्री जो है वो नॉर्थ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश। यहां भी अगर अपने बात करेंगे तो 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ये रेखा यहां देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक क्लास, बिना शर्मा इकोनॉमिक्स क्लास भी करवा देंगे। देखो अब एक साथ तो मैं 2-2 क्लास किए पढ़ा दूं, या तो आप ऐसे बता दो कि किस प्रकार से ये क्लास रखी जाए, है ना। एक दिन भूगोल नाम के आगे पाटी जी सुरतगढ़, बस बिल्कुल जरूर, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर करेंगे ये काम। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनो, आप थोड़ा सा मुझे ये राय दो, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इस बात को लेकर। आप कभी कह रहे हो इकोनॉमिक्स लगाओ, कभी कह रहे हो इतिहास। फिर मैंने एक दिन इकोनॉमिक्स एक दिन इतिहास लगाना शुरू किया, फिर आप कह रहे हो गुरुजी ऐसे नहीं, 3 दिन इकोनॉमिक्स, 3 दिन इकोनॉमिक्स लगाओ, 3 दिन इतिहास। मैंने शायद ये लग रहा है मुझे कि मैंने गलती कर दी 2 सब्जेक्ट शुरू करके, है ना। थोड़ा सा आप मुझे ये क्लेरिफाई करो, कमेंट में बता दिया करो, मैं फिर उस प्रकार से जो है आपके कमेंट पढ़ता हूँ सारे, ठीक है, तो मैं वो आप देख लिया करूंगा। अब देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बीच वाली यहां पर आपको पेटी नजर जो आ रही है, सुनना मेरे दोस्त, बात को ध्यान से समझना। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, यहां पर जो सूर्य है उसकी किरणें सीधी पड़ेंगी। ये जो सूर्य मान लेते हैं अपने, ये आप मान लो सूर्य हो गया। और यहां पर जो सूर्य है उसकी किरणें क्या है? सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें लंबवत कहां होगी? इस रेखा पर।
यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो सूर्य की किरणें तिरछी कहां होंगी, इस रेखा पर। सूर्य की किरणें जो तिरछी होंगी वो इस रेखा पर, सूर्य की किरणें तिरछी होंगी वो इधर होंगी, तिरछापन सूर्य की किरणों का इधर होगा। इसका मतलब आप ये बात समझ चुके हो कि तापजन्य यानी ताप से जो पेटियां बनी है वो एक तो बीच वाली पेटी होगी, और उसके अलावा हम जाएंगे उत्तर तो एक यहां उत्तर वाली पेटी है और एक नीचे जो दक्षिण वाली पेटी है। ये तीन पेटियां हैं, ये तीन जो पेटियां आपको दिख रही है ये तीन पेटियां कैसी होगी, तापजन्य। अब यहां पर ताप ज्यादा है, यहां पर ताप ज्यादा है, तो यहां पर इस पेटी का नाम क्या होगा, ये भूमध्य रेखा के पास है तो भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा के पास है तो भूमध्य रेखीय नाम हो गया। बस ये सिंपल सा याद ही है नाम। अब जिस क्षेत्र का ताप अधिक होता है, मैंने कहा था तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होगा, ये वायुदाब पेटियां पूछ रहा है तो यहां पर वायुदाब का नाम लिखना है। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, न्यून वायुदाब पेटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इस बीच वाली पेटी का नाम क्या होगा, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। समझो मेरी बात फिर एक बार ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जब यहां पड़ेंगी तो इस क्षेत्र का ताप जो है वो क्या होगा, अधिक। और जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, मैंने बताया था तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, जिस क्षेत्र का ताप अधिक होगा वहां का वायुदाब क्या होगा, कम होगा। वायुदाब जो है वो क्या होगा, कम। बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, ताप ज्यादा कहां पड़ रहा है, यहां, यहां पर ताप जो है वो क्या पड़ रहा है, कम। यहां पर तापमान जो है इस क्षेत्र में जो है ध्रुवों की तरफ यहां बर्फ जमी हुई है पूरी, क्योंकि यहां तापमान कम है। वायुदाब जो है क्या देखने को मिलता है, वायुदाब जो है वो ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूं, इन तिरछोपनों में जाएंगे तो तापमान तो आपको कम मिलेगा और वायुदाब जो है वो क्या मिलेगा, ज्यादा। अच्छा, ये ध्रुवों वाली पेटी है तो इसका नाम हम देंगे, इसका जो पेटी का नाम है वो हम क्या देंगे, तो याद रखोगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का जो नाम है मेरे भाई क्या देंगे, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है इसका नाम हम देंगे। समझ में आ गई। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे, सेम ही नाम है, ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, क्योंकि यहां उच्च वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी ही इसका नाम। बस अंतर इतना रहेगा, यह दक्षिणी गोलार्ध में है, यह जो पेटी है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, यह उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में। मुझे सभी साथी कमेंट में ये बात बताओ, ये तीन पेटी जो है वो तापजन्य मैंने समझाई, समझ में आई क्या। तो तापजन्य पेटियों की संख्या कितनी है, तीन, एक, दो, तीन। नंबर एक पे बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, न्यून वायुदाब पेटी, एक तो ये हो गई। बिल्कुल गुरुजी, ये याद हो गई हमें। उसके अलावा दूसरी हम बात करेंगे तो याद रखोगे ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। उच्च दाब कैसे बनेगा, क्योंकि वहां का तापमान कम है, अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। थोड़ा कमेंट में ये बता के चले मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये बात समझ में आई, ये तीन पेटियां जो लिखी मैंने, ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। मेरे भाई जियोग्राफी पढ़ लेना, चाहे इकोनॉमिक्स, मजा ना आ जाए तो मुझे कह देना, एग्जाम के अंदर एक सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। यह उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखने को मिलेगी, यह पेटी उत्तरी गोलार्ध की मान लीजिएगा, और यह जो पेटी है वह दक्षिणी गोलार्ध की मान लीजिएगा। अभी तो मैं समझा रहा हूं, इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ये याद कैसे करनी है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, समझो, जब तक समझ सकते हो तब तक समझो, ठीक है ना। उधर के यही तो मैं कह रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको या तो जियोग्राफी पहले करवाता हूं, फिर इकोनॉमिक्स कंटिन्यू लगा के शुरू कर दूंगा, या इकोनॉमिक्स के बीच बीच में हफ्ते में 2 क्लासें डालता रहा करूंगा, ठीक है। चलो, एक बार मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे, थोड़ा सा मैं ये मैसेज हटा देता हूं। हाँ ओके सर, अब नींद आवे सर जी। अरे क्या बात कर रहे हो, किसी नींद आवा था ना, पेपर सिर पर, भर्तियां इतनी भर्तियां देख कर भी तुम्हें अब नींद आ रही है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं पढ़ोगे तो। हाँ हेलो सर, हिना खान, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस परिवार के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाओ, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सुनो, तापजन्य पेटी मुझे लगता है आपको समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे गतिजन्य, जो गति से पेटियां बनी है उनकी, उनकी बात है। सुनो ध्यान से, यहां पर न्यून वायुदाब बनेगा, यहां पर न्यून वायुदाब बनेगा तो इसका मतलब तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी,
यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और यहां से जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो ऊपर की ओर जाके हवाएं घूर्णन करेंगी। घूर्णन, ये पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है, तो यहां से पवनें जो है एक दूसरे के इधर इस प्रकार से गति करेंगी। जब पवनें यहां ऊपर उठकर इस प्रकार से चलना लग जाएंगी तो यहां पर एक क्या प्रकार से क्या देखने को मिलेगी, गति। इधर जो आपको गति देखने को मिलेगी और इधर भी क्या देखने को मिलेगी, गति। तो यहां पर जो हवाएं इस प्रकार से यहां जाती हैं तो यहां पर जो पेटियां बनेगी वो पेटियां कौन सी बनेगी, गतिजन्य। कौन सी बनेगी भाई, गतिजन्य। तो 3 पेटियां तापजन्य, बाकी 4 बच गई। 4 पेटियां जो है वो कौन सी है, गतिजन्य। 4 पेटियां जो बाकी बच गई वो कौन सी हो जाएंगी, गतिजन्य पेटियां हो जाएंगी। ठीक है भाई। बाकी जो है वो गतिजन्य पेटियां हो जाएंगी, सुनना। चलो, एक मिनट। अब ये जो अपने पेटियां पढ़ेंगे ना, ये पेटियां होगी गतिजन्य। हाँ, ये पेटियां जो है वो कैसी होगी, गतिजन्य। गुरुजी इनका नाम, इनके नाम अभी पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, ऊपर में बात करेंगे इसके बिल्कुल ऊपर, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ये निम्न है तो इसके ऊपर उच्च वायुदाब बनेगा। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर वायुदाब क्या बनेगा, उच्च, उच्च वायुदाब पेटी। इसके जस्ट नीचे बनेगी ये वाली भी सेम, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। अब ये उच्च बनी है तो इसके जस्ट आगे वाली जो है निम्न की बनेगी। तो यहां पर बनेगा उपध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुवों के निकट है, इसका इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, वायु दाब पेटी। यहां भी क्या बनेगी, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, न्यून वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। इस प्रकार की ये वायुदाब पेटियां बनती है जिनकी कुल संख्या कितनी है, 27। सर इसकी प्लेलिस्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जीके बाय अजय सर चैनल खोलते हो तो आपको प्लेलिस्ट वर्ल्ड की जियोग्राफी वाली भी मिल जाएगी और इकोनॉमिक्स वाली क्लासें भी जो है वो मिल जाएगी। और कंप्लीट मैं पूरा फ्री करवाऊंगा आपको रीट वाले एसएसटी वाले साथियों के लिए। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने तापजन्य पेटी लिखाई, उसके बाद अब मैं बता रहा हूं आपको गतिजन्य। गतिजन्य इसके जस्ट ऊपर बनेगी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उसके ऊपर बनेगी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, सेम यही निचली दक्षिणी गोलार्ध में, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। बताओ समझ में आई क्या, समझ में आई क्या। तो ये 4 पेटी जो है वो गतिजन्य है, बीच वाली। हाँ, 4 पेटियां गतिजन्य। तो गतिजन्य जो पेटियां होगी और उनकी संख्या जो है मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 4। वायुदाब पेटियां पढ़ रहे हैं, अब ये 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियों को हम लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर की ओर जो है 1 नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उपोषण, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद फिर सेम 2 नंबर पे यही नाम लिखना, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। ठीक है, इसमें से एक उत्तरी गोलार्ध की है और एक दक्षिणी गोलार्ध की है, दक्षिणी गोलार्ध की है। अच्छा, 3 नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। और फिर वापिस 4 नंबर पे जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। मुझे ये बताओ 7 की 7 पेटी मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया मेरे भाई। ये दक्षिणी गोलार्ध की हो गई, सॉरी, हाँ कुछ भी लिख दो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले उत्तरी लिख लो फिर दक्षिणी लिख लो। ये उत्तरी गोलार्ध की हो गई और यह जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की वायुदाब पेटी हो गई, यह दक्षिणी गोलार्ध की वायुदाब पेटी हो गई। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। गतिजन्य पेटी है, उनकी संख्या 4। अब सिंपल सी बात है, जहां उ लिखा हुआ दिख जाए, उप लिखा दिख जाए, वो सारी गतिजन्य। ये ट्रिक है बस, और बोलो ट्रिक की ट्रिक बता दी, समझ भी गए हम इस बात को। उप जहां पर लिखा हुआ है वो सारी की सारी वायुदाब पेटियां कैसी हो जाएंगी, गतिजन्य, और बाकी बच गई वो तापजन्य। बाकी मैंने इनका जो साइंटिफिक रीजन आपको बताया है कि यहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी तो ये ताप वाली है और वो भी जो है ताप वाली आपको, क्योंकि ये ताप से प्रभावित होती हैं, बाकी ये जो है वो गति से प्रभावित होती हैं। अब समझते हैं गति से प्रभावित जो है वो कैसे
होती हैं। तो इसको मैं यहां पर जो है, अब सुनना मेरी बात को, समझना, बहुत ही प्यारी जो है बातें मैं आपको यहां बताने वाला हूं, बहुत शानदार बताने वाला हूं। और पवने जो है वो किस प्रकार से चलती है, कौन सा बल लगता है, वो सारी बातें जो है वो हम करेंगे। सुनना आप बात ध्यान से। मैं आपको जो बात है अब वो ये समझाना चाह रहा हूं, अभी अभी जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये, कि यहां हवा जो है, हवा का नियम क्या होता है, हवाएं जो चलती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, उच्च वायु दाब से, वायु दाब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, निम्न वायु दाब की ओर जो है चलती है। उच्च वायु दाब से जो है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। बहुत बढ़िया। अब देखो, आप मेरी बात सुनो। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि यहां पर तापमान अधिक है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये हवाएं चलती है, ये जो है वो क्या चल रही है, हवा चल रही है। अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि यहां पर तापमान क्या है, अब वायुदाब कम हुआ तो यहां पर तापमान क्या है, अधिक। न्यून वायुदाब कब होगा, जब यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। जब यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो यहां पर तापमान जो है वो अधिक है, तभी तो ऊपर उठ रही है। देखो, आपने एक जिले का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान में आप रह रहे हो सारे, बढ़िया समझोगे, जैसलमेर है। अब जैसलमेर में बाष्पोत्सर्जन की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसलमेर की जो है वहां तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण पवने जो है ऊपर की ओर उठती है। जिस क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा, पवने ऊपर उठेंगी तो वायु दबाव कम होगा। जैसे ये वायु है, ये मान लो ये मार्कर जो वायु, अब यहां पर ये पड़ा है इसके ऊपर, तो इसमें कुछ तो वजन होगा, ये याद रखते ही पड़ा है। अब इस क्षेत्र का जो तापमान है वो अधिक होगा। तापमान अधिक होते ही पवने वाष्प होकर ऊपर उठने लग जाएंगे। जी, आप बात करा तो वही कल वाला उदाहरण है कि टोपियां में पानी डाल लो और गैस पर रख दो और आग लगा दो, तो गैस पे पानी जो है थोड़ी देर बाद जो है उफड़ने लग जाएगा। अगर ढक्कन लगा देंगे तो ढक्कन फड़फड़ करने लग जाएगा, इसका मतलब वो वाष्पीकरण हो रहा है उसके अंदर। तो वाष्पीकरण होकर वो उड़ेगा। जैसे ही ऊपर उड़ेगा तो यहां वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। तापमान जहां ज्यादा होता है वायुदाब कम क्यों होता है, ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां से पवने जो है ऊपर की ओर उठने लग जाती है। अच्छा, पवने ऊपर की ओर उठती हैं, फिर ऊपर जाकर इस प्रकार से पवने चलने लग जाती है, क्योंकि ऊपर जाकर पवन खत्म हो जाती है। जितनी, यानी इसमें जब तक जान होगी तब तक चलेंगे। अब देखो, मैं आपको कहूं कि आप चलो, आपके अंदर तब तक पैर जो काम करेंगे, जब तक तुम्हारा शरीर काम करेगा तब तक तुम चल पाओगे, बाद में घुटने टेक दोगे। वैसे ही पवनों में होता है। अब जैसे आप ऐसे थोड़ी जिंदगी भर पैदल चलते रहोगे, नहीं, कहीं ना कहीं जाकर रुकोगे। एक दिन चल लोगे, 2 दिन चल लोगे, लगातार 3 दिन चल लोगे, 4 दिन, अरे कभी तो रुकोगे, बिल्कुल। अब यहां से पवने इस प्रकार ऊपर उठती हैं, उड़ती हैं, उड़ती हैं, इस प्रकार से। बाद में ये जो पवने हैं इस प्रकार से उठी, बाद में ऐसे चलने लग जाती हैं, ऐसे उठती हैं और ऐसे चलने लग जाती हैं, इस प्रकार ऐसे उठती हैं, ऐसे चलने लगती हैं। फिर आगे जाके कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, फिर वापिस नीचे गिरेंगी, फिर वापिस ये पवने आपस में मिलती हैं और ऐसे चलती हैं। तो इस प्रकार से कोशिका बनाती है। ठीक है, पवने इस प्रकार से चलती है। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे चलती हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात को। ठीक है, आई एम प्राउड टू बी राजस्थानी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, जुड़े हो आप। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लगता है आपने शायद, इना खान ने आपको शायद जोड़ा होगा, अगर नहीं जोड़ा, अच्छा, अगर आप देखो आपके साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप इस चैनल का सजेशन दे सकते हो। फ्री के अंदर मैं आपको जियोग्राफी, मतलब फ्री का मतलब बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक दिमाग में होता ही है कि अगर हम पैसे लगा के पढ़ेंगे ना, वहीं बढ़िया पढ़ाई मिलती है। मैं आपको ये गारंटी से बात बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई बेहतर से बेहतर आपको राजस्थान का कोर्स लगे ना, उसको कोर्स को अपने से कंपेयर कर लेना, आपको कमी नहीं नजर आएगी कहीं भी। फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही है ना, हल्के में मत लेना, ठीक है मेरे भाई। ओके, बहुत शानदार आपको करवाऊंगा मैं ये। अब देखो, मैंने कहा पवन ऊपर उठेगी, यहां से पवन जो है इस प्रकार ऊपर उठती है। पवन जो है यहां से ऊपर उठेगी, मतलब एक तरह से यहां ऊपर उठ रही है तो मैं इधर उठा रहा हूं। पवन जो है यहां से ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर इस प्रकार पवन गति कर। अब देखो, मैंने कहा था पवन ऐसे ऊपर उठेंगी, अब यहां से ऊपर उठकर जो पवन इस प्रकार गति करने लग जाएंगी। यहां से ऊपर उठकर, क्योंकि ऊपर एक जगह तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, तो यहां इस क्षेत्र पर जाकर जो ये पवने हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत गति करने लग जाती हैं। तो वही बात है। तो यहां से जब पवन ऊपर उठी तो पवन जो है इस प्रकार से गति करने लग जाएगी, इस प्रकार से जो है गति करने लग जाएगी। करें, इसके बाद यहां 30 डिग्री अक्षांशों की तरफ ये पवने यहां नीचे की ओर गिरने लग जाती है। 30 डिग्री अक्षांशों की तरफ जो है ये पवने नीचे की ओर गिर जाती हैं। अच्छा, जब पवने एक दूसरे के विपरीत चले तो उसे बोलते हैं अपसरण। ये मैंने सब पढ़ाया हुआ पहली क्लास के अंदर। जब दोनों पवने एक दूसरे के सामने आए उसे बोलते हैं अभिसरण। जब पवने ऊपर से नीचे आए, उसे अवरोहण बोलते हैं। जब पवने नीचे से ऊपर जाए उसे आरोहण बोलते हैं। सब पढ़ाया हुआ है मैंने।
सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, मार्गदर्शन को। अभी मैं थोड़ा सा इस क्लास को लगा रहा हूँ मेरे भाई, एक बार ये पूरी हो जाए फिर अपने करते हैं बात, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है पवनें नीचे की ओर यहाँ गिरती हैं, पवनें जो है यहाँ इस प्रकार से नीचे की ओर गिरती है, और यहाँ गिरने के बाद फिर पवनें अब कहीं ना कहीं तो चलेंगी, फिर वापस पवन इस प्रकार से अंदर की ओर चलने लग जाती है, फिर पवन जो है इस प्रकार से अंदर की ओर चलने लग जाती है। ये एक जो है क्या बनी, कोशिका बनी। क्या बनी, कोशिका। अब आगे सेम ये प्रोसेस रहेगा। फिर यहां से जो है 35 डिग्री के आसपास से ये पवन यहां से जो है 35 डिग्री के आसपास से यहां से उठती हैं वापस, क्योंकि देखो उठेंगी कहां, जहां न्यून वायुदाब होगा, तो अब पवन यहां से उठेंगी, क्योंकि देखो यहां भी न्यून वायुदाब था तो यहां से उठी, और बैठती कहां है, जहां उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि देखो ये पवनें कहां पर जाएंगी, जहां उच्च वायुदाब होगा। उच्च वायुदाब क्यों बना रही है, कि जैसे ये मान लो खाली ये जगह है, अब ये पवन यहां से आके बैठ रही है, तो इसमें वजन है ना मेरे भाई, वजन है, तो ये जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो यहां वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च, ये वायुदाब क्या हो जाएगा, युद्ध। हाँ, जैसे जैसलमेर में तामा नदी का, तो वहां का वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से। अब जहां न्यून वायुदाब है, तो वायुदाब कम कैसे हो रहा है, क्योंकि यहां से पवनें उठ रही है, तो यहां से जो पवनें है वो उठा दो भाई, यहां से जो पवनें है वो उठा दो। बिल्कुल उठा दिया गुरुजी। अब ये पवनें उठकर जो है इस प्रकार से इधर की ओर चलेंगी, ये चली, और फिर नीचे की ओर यहां पर बैठ जाएंगी, 35 डिग्री अक्षांशों की तरफ आकर बैठ जाएंगी। फिर ये इस दिशा में गति कर लेती है, तो यहां भी एक कोशिका बनी, और उस प्रकार से ये पवन इस प्रकार से यहां जाएंगी, और इधर जाकर पवन जो है ध्रुवों के पास बैठ जाएंगी, और फिर ये यहां से चलेंगी, और फिर यहां से ये वापिस एक कोशिका बन जाएगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। सेम ही नीचे बनेगा। जो न्यून वायुदाब पेटे, न्यून क्यों है, क्योंकि यहां से पवनें उठी है तभी तो न्यून हुआ है। तो इस प्रकार से यहां से जो है मेरे भाई पवन उठती है, यहां से जो पवन है वो अपनी उठेगी, और इस प्रकार से जो है चलने लग जाएगी, फिर ये नीचे की ओर यहां पर बैठने लग जाएगी, फिर यहां से जो है वो इस प्रकार एक कोशिका बनेगी। इसी प्रकार ये यहां से जाएंगी। सेम जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है गुरुजी, वास्तव में मजा आ गया, मजा आ गया। आगे नहीं मजा, सच्ची बताओ। बिल्कुल। इसके बाद इन कोशिकाओं का नाम होता है जिसे इसे बोलते हैं हैंडली। क्या बोलते हैं, हैंडली। हाँ, हैंडली कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, हैंडली कोशिका। इसे जो नाम देंगे हम, वो क्या नाम देंगे, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। इसे हैंडली कोशिका, इसे फेरल कोशिका। ये ध्रुवों के पास बनती है आगे वाली, तो इसको हम नाम देंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या नाम देंगे, ध्रुवीय। एक बार मेरी फिर बात सुनो, कि जो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और उच्च वायुदाब पेटी के बीच बनेगी उसे हैंडली। क्या नाम देंगे, नीचे भी सेम नाम रहेगा, हैंडली कोशिका। ये सेल बन रहा है ना, एक सेल यानी कोशिका बन रही है, तो इसका नाम हैंडली कोशिका। 2 नंबर पे जो नाम होगा वो फेरल कोशिका, और 3 नंबर पे जो नाम होगा वो ध्रुवीय कोशिका, क्योंकि ध्रुवों के पास बनती है, याद रखना। हैंडले हैंडली, फेरल और ध्रुवीय। हैंडली, फेरल, ध्रुवीय। मेरे साथ बोलो, हैंडली, फेरल, ध्रुवीय। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या गुरुजी? इसको थोड़ा मानचित्र को आप खोलकर पढ़ा दोगे तो और मजा आ जाएगा। चलो थोड़ा सा ये है कि अपने इसी पे आज ये कंसेप्ट समझते हैं कि ये पवनें किस प्रकार से चलती हैं। एक बार मैं और अच्छा इसको पढ़ाने का आपको प्रयास करता हूं, एक छोटे सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश और करता हूं। जैसे मान के चलो मेरे दोस्त, मान के चलो, आप मान के चलो कि यहां पर ये ध्रुव है, इसको मैंने खोल ली, वो जो ये पट्टी है ना, इसको मैं खोल रहा हूं पूरी को। यहां पर मान के चलो मैंने उस ध्रुवीय पट्टी को पूरी को खोल दिया है। ये देखो, ये ध्रुवीय पट्टी जो मैंने पूरी खोल दी। अब तुम्हें समझ ना आए तो मतलब मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। ले और बोलो, ते ध्यान देखो बस बात ने। पूरा ध्रुव खोल दिया है, पूरा ग्लोब को खोल दिया, एक पर्दा खोल दिया ग्लोब का मैंने, आपको समझाने के लिए सिर्फ। यहां पर आप ये मानो, यहां पर जो है वो आप ये मानो कि ये बीच में जो है ना, यहां यहां ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के इधर देखेंगे तो यहां 5 डिग्री है, और इधर देखेंगे तो यहां भी क्या है, 5 डिग्री। समझ में आ गया? चलो अपन इधर वाले को नॉर्थ मान लेते, उधर वाले को दक्षिण। यानी ये मैंने है ना ये परत खोल दी पूरी वाली, ये जो प्लेट ना यहां से लेकर यहां तक इसको पूरा खोल दिया है। इधर वाली जो ये प्लेट ना, ये वाली, इस प्लेट को मैंने पूरा वो खोल दिया है, ताकि ये सेम स्थिति वहां बनेगी, उसी उसी साइड ये सेम स्थिति वहां बनेगी। इस प्लेट को मैंने पूरा खोल दिया। ठीक है गुरुजी, खोल दिया तो गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कंसेप्ट क्लियर करो।
हाँ देखो, अभी देखो, और पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, राइट, हाँ ठीक है। अब देखो, सुनना मेरी बात, कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। ये सेम प्ले अपने बना लेते हैं 5 डिग्री, इधर वाला नॉर्थ बना लेते हैं, उधर वाला साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ये उत्तरी गोलार्ध इधर वाला। फिर इधर अपने बात करेंगे तो यहां पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, ठीक है, ये नॉर्थ है। फिर 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, और फिर यहां पर अपने बात करें तो 90 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है। इस ग्लोब को मैंने पूरा खोल दिया, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर मैंने फिर लिखा 30 डिग्री, और यहां लिखा मैंने 35 डिग्री, ये साउथ हो गया, दक्षिण। फिर यहां मैंने लिखा 60 डिग्री, यहां लिखा मैंने 65 डिग्री, ये हो गया साउथ। और ये फिर कौन सा हो गया, 90 डिग्री साउथ। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये वाला जो पर्दा मैंने ये पूरा खोल दिया आपको समझाने के लिए, ये ग्लोब को मैंने ऐसी इस प्रकार से खोल दिया, ठीक है। बीच वाली जो पेटी थी उसका नाम क्या था, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदा पेटी, यही थी ना, यही थी ना मेरे भाई, हाँ गुरुजी यही थी। इसके जस्ट इधर की ओर बात करें तो यहां थी उपोषण, यहां पर जो पेटी थी उसका नाम क्या था, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। ये जो पेटी है इसका नाम हो गया उपोषण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, ठीक है। इसका नाम भी क्या हो गया, उपोषण, उपोषण उच्च वायुदाब, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो फिर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब, यहां पर हो गया उप, घबराना मत घबराना मत, बिल्कुल समझा दूंगा, ये न्यून वायुदाब, और यहां भी उपध्रुवीय न्यून, यहां भी क्या वायुदाब बनेगा, न्यून, उपध्रुवीय न्यून। यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये क्या हो गया, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां क्या लिखा है, ये वाली पेटी कौन सी है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की, तो ये पेटी का जो नाम है वो हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये उच्च वायुदाब की पेटी है। अब समझो मेरे भाई, अब समझो मेरे भाई, फिर से बात को मैं ध्यान से समझा रहा हूं आपको, समझना, सारे इधर ध्यान रखोगे हैं। आप सर, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, आपने बोला कि पवन के न्यून ऊपर उड़ती है, कैसे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ये क्षेत्र है एक, ठीक है, यहां पर मान के चलो कि तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, पवन के ऊपर उठने की बात कर रहा हूं मैं, हवाएं की बात, पवनों के ऊपर उठने की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि तापमान यहां पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा इस क्षेत्र का, वायुदाब कम। मैं पवनों के चलने की, जो ये पवने है ना, ये यहां से व्यापारिक पवने, वो उस नियम को फॉलो करेंगे, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब बड़ा। यहां पर मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ आप ज्यादा गहराई में मत जाना, सिंपल सा समझना, है ना। ये आप याद रखना कि इस क्षेत्र का तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा, तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम। वायुदाब कम कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का तापमान होते ही ज्यादा, यहां से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है, ऊपर की ओर जो उठने लग जाती है, ऊपर की ओर। अच्छा, जहां पर उच्च वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब कहां बनेगा, जहां पर हवाएं गिरेंगी आकर, हवाएं, मैंने कहा था ना कि जहां पर हवाएं गिरेंगी वहीं उच्च दाब बनेगा, कैसे, देखो ये हाथ है मेरा, यहां से ये पवन है, अगर ये पवन ऊपर उठ रही है तो यहां न्यून वायुदाब बनेगा, अगर ये पवन इसके ऊपर आ रही है तो यहां उच्च वायुदाब बनेगा। तो सेम स्थिति ऐसे बनेगी, सुनना, जहां से वायुदाब कम हो रहा है, जहां से वायुदाब कम हो रहा है, वायुदाब न्यून है, इसका मतलब यहां से पवने उठेंगी, यहां से जो पवने हैं वो उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। तो यहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर ये देखने को मिलता है कि यहां से पवने जो ऊपर की ओर उठती हैं, इस प्रकार से उठी, यहां पवन ऊपर उठी तभी तो न्यून वायुदाब बना ना, तो इसलिए यहां पर क्या है, न्यून वायुदाब। अब ये पवने एक दूसरे के इस प्रकार से गति करेंगे, और मैंने बताया था जब पवने एक दूसरे के विपरीत गति करे तो उसे क्या बोलते हैं, वो अपसरण, अपसरण गति, है ना। फिर उस प्रकार से ये पवन जो है वो यहां उच्च वायुदाब बनेगा, इसलिए ये पवने यहां आकर गिरेंगी, तभी तो उच्च वायुदाब बनेगा। ये पवने यहां गिरेंगी तभी तो उच्च, देखो ये पवन है, अगर ये पवन यहां आकर गिरी तो उच्च वायुदाब बनेगा, और पवन यहां से उठी, पवन यहां से उठी तो न्यून।
अब यहां से उठी है तो न्यून वायुदाब, और जहां पर पवन गिर रही है उच्च वायुदाब। समझ में आ गई बात? अब बताओ, अब देखो, पवन जो है आगे चलेगी चलेगी और यहां पर इस प्रकार से जो है आकर नीचे गिरेगी। अब ये पवन गिरेगी तो इसी प्रकार पवनों के जो है यहां एक जो है गति करती रहती है इस प्रकार से, फिर यहां टकराएंगी और इस प्रकार से ये पवन चलती रहेगी। ये पवन यहां से इस दिशा में मुड़ जाएगी और इस दिशा में जो पवन मुड़ेगी तो इस प्रकार से ये पवन यहां गति करती रहती है। तो एक कोशिका ये बन गई। शानदार, थैंक यू भाई संजय वर्मा जी। अब देखो, फिर मैंने कहा न्यून वायुदाब कहां बना? यहां 60 और 65 के बीच में, यहां पर न्यून बना। उपध्रुवीय में जो है 60 से 65 के बीच में न्यून बना। देखो ये रहा, 60 से 65 के बीच में उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी है। 60 से 65 के बीच में उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। अब ये जो उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी है, ये जो न्यून वायुदाब पेटी है, न्यून कैसे हुई? क्योंकि यहां से हवाएं ऊपर उठी, यहां से हवाएं जो है वो ऊपर उठी मेरे भाई। यहां से हवाएं जो पवने हैं वो ऊपर उठी, उठी ना? बिल्कुल उठी। अब ये पवने फिर एक दूसरे के इस प्रकार से गति करती हैं और यहां पर जो है अब 35 के पास ये नीचे बैठेंगी। क्यों बैठेंगी? अरे इसलिए तो बैठेंगी, तभी तो यहां उच्च वायुदाब बन रहा है और ये नीचे बैठकर इस दिशा में जो बस इसको इस प्रकार गति करवाते रहो। जैसे आप इसको इधर ले गए, ध्रुवों की तरफ ले गए और ध्रुवों की तरफ ले जाके इसको इस प्रकार गति करवा दो, तो यहां पर ये कोशिका निर्माण हो जाएगा। समझ में मुझे लगता है अब आ गया होगा। अब देखो, यहां न्यून वायुदाब अब आप बना के दिखाओ। यहां से ये पवने उठी, क्योंकि जहां न्यून होगा वहीं से उठेंगी। ये उठा, ये उठा, ये उठा, ये उठा, और फिर इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये जो है वो गति करने लग जाती है। फिर इस प्रकार से यहां ध्रुवों की तरफ नीचे बैठेंगे तो ध्रुवों में उच्च वायुदाब बनेगा। ये दिखाओ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, और फिर ये इस प्रकार से यहां ऐसे गति करती है। ये देखो, अब ये नीचे मुड़ेगी क्योंकि यहां उच्च वायुदाब बनेगा। देखो ये उपोषण उच्च, उच्च कैसे बनेगा? क्योंकि ये पवने यहां पर आती है और इस प्रकार से जो है ये चलती है। जैसे ही पवने जहां नीचे बैठेंगी वहां उच्च वायुदाब, और यहां से जाएंगी तो निम्न। बिल्कुल, वायुदाब पेटी में आपको यह कंसेप्ट याद रखना है कि न्यून से पवने उठ रही है ऊपर, न्यून से पवने उठ रही है, ये वायुदाब पेटी में आपको कहानी याद रखनी है। सभी स्टूडेंट से विनती है कि अपने प्रिय गुरुदेव अजय जी को फुल सपोर्ट करें, डेली बिना कहे ग्रुप में शेयर करें। एक टीचर को हौसला ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होने का ही हो। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत आभार संजय जी, आपने इतना सोचा, इतना समझा। बाकी सच बताऊं ना, हर कोई विद्यार्थी इतनी बात, हर कोई साथी जो है इतनी बात जो है समझता नहीं है। क्योंकि देखो, एक मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत जो है वो सभी बच्चों तक, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे और एक शानदार लेवल का जो है कंटेंट दिया जा रहा है, ये भी बड़ी बात है। तो फिर वो सीमित तक रह जाए। देखो ये बात नहीं है कि रह जाए, चलो जितनों का लाभ मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये है कि थोड़े और विद्यार्थी को मिलेगा तो सभी को लाभ हो पाएगा। ठीक है, और कभी भी एक बात बताता हूँ, कभी ऐसे मत सोचना कि नहीं यार ये ऐसा कंटेंट वो पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे आप कितने को रोकोगे? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। कितने लोग हैं तैयारी करने वाले, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं लाइब्रेरी वगैरह के अंदर। अगर आप वैसे वो पढ़ रहे हैं ना, करंट की मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, और आपको देखते ही वो छुपा देंगे। हाँ, वो ये सोच रहा है कि ये देख ना ले तो ये ले आएगा। भाई कितने लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, किस किस को रोकोगे आप? अगर इस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मान के चलना कि भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। आप यार सोचो, एक अपना साथी है, लोग कितना मेहनत करते हैं, लोग कितना किसी के लिए प्रयास करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं। आपके पास जो सोर्स, आप उसके लिए ही मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना, या आप उसको किसी की सहायता नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ये बात जीवन में याद रखना, आप बहुत जल्दी सफल होगे। आप सहायता करना शुरू कर दो। सहायता का मतलब ये नहीं घर घर जाकर, जैसे आपसे जितना हो सकता है। जैसे आपके पास कोई साथी आया राय मांगने कि यार मुझे बताओ कि जियोग्राफी के लिए मैं क्या करूं, है मेरे पास कोर्स के पैसे नहीं है तो मैं कैसे पढूं, एसएसटी कोर्स भी पूरा करना है, इकोनॉमिक्स भी है, तो आप उसे सजेशन दे सकते हो, भाई गुरुजी करवा रहे हैं ये, इस टाइम क्लास होती है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार इसको बता दिया तो ये कोर्स जल्दी से पूरा कर लेगा वो, मेरे भाई कभी जीवन में भी ऐसी मन में बात मत लाना। अगर सोचिए, देखो मैं ये बात सोच लूं यार ये जो कंटेंट है इनको इतने आसानी से बता दिया तो ये तो फिर सिलेक्शन ही ले लेंगे। अगर टीचर ऐसा सोचने लग जाए कि नहीं बच्चों को नहीं बताना है और गलत बताना है, तो फिर सोच के देखो, है ना, तो कभी भी मत सोचना ऐसा, है ना, ये बात है। ठीक है, थैंक यू हिना, बहुत बहुत आभार आपका। सर हम भी समझते हैं, ठीक है भाई, आपका साथ है तो विकास है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं बताता हूं, अब ये कोशिका बनी है, इनका नाम याद रखना। पहली जो है उसका नाम है हेंडली कोशिका, हेंडली कोशिका, और दूसरी जो कोशिका उसका नाम है फेरल कोशिका, फेरल कोशिका, और तीसरी जो कोशिका है
उसका नाम हो जाएगा ध्रुवीय कोशिका। कौन सी कोशिका हो जाएगी? ध्रुवीय कोशिका। मुझे ये बताओ, वायुदा पेटियां मैंने 7 पढ़ाई, 7 की 7 समझ में आई क्या? 7 की 7 जो समझ में आई। अब मैं आपको व्यापारिक पवने और पछुआ पवने जो है वो सारी ध्रुवीय पवने वगैरह है वो पढ़ाऊंगा। वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो अगली क्लास में। अभी आपको इसी कंसेप्ट को समझना है। ठीक है भाई ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो अब ये कंसेप्ट आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक और करवा दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो एक दिन के लिए आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, इस कंसेप्ट को एक बार खुद बना के देखना। पवने किस प्रकार से न्यून से उठती हैं, उच्च में जाके गिरेंगी, फिर न्यून से उठेंगी और उच्च में जाके गिरेंगी, न्यून से उठेंगी उच्च में जाके गिरेंगी। अब ध्रुवों की तरफ उच्च वायुदाब बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से ये आपको याद रख लेना है। इसका भी नाम क्या होगा? इसका नाम भी सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएंगे तो एंडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिका। बोलो इतनी बात ध्यान में रेजा सी के हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान जी के जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वह जरूर शेयर करें कुछ। ठीक है जी। और मैं ये और बता रहा हूँ, अच्छा राजस्थान जियोग्राफी भी आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। राजस्थान जियोग्राफी है, और जितना भारत का भूगोल है वो मेरे से हुआ। देखो मेरे आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताता हूँ, कई नई साथी जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। सुबह मेरे दोस्त मैं 10 बजे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने लगता हूँ। उसके बाद जो है मैं 6 बजे तक तो, बस बीच में 2 घंटे गैप होता है खाने का टाइम, 6 बजे तक तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। उसके बाद 6:30 से लेके 8:30 एक अदर मैं जो है वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आकर यहाँ पढ़ाता हूँ। अब देख लो 10 से 11 जो है लाइव राजस्थान राजस्थान इतिहास के ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्लास होती है इसी चैनल पर। कल टॉपिक कराऊंगा शायद मैं आपको जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो ये बात है। अब मैं ठंडे अब थे सोचो कि क्लास के बाद गुरुजी तो क्या है, बस मजे से सो जाएंगे। सो जाएंगे तो कल पढ़ाएगा कौन यहाँ? कल क्लासों में कौन जाकर पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा। तो सब कंटेंट एकदम शानदार तरीके से देखूंगा, किस प्रकार से क्या कितना पढ़ाना है कल क्लासों में, इन ऑनलाइन क्लास में कितना पढ़ाना है। फिर उसके बाद कहीं सोया जाता है। तो कुछ दिनों की और बात है, कुछ दिन नींद और जाग लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए फिर मैं जाऊँ रामू। जिस दिन तुम पास खड़े हो गए ना यहाँ सिलेक्शन लेकर, है ना, और बोलो गुरुजी आज इस भर्ती में फिर सुकून की नींद सोएंगे, बढ़िया। ठीक है, ओके। तो ये भाई आज की क्लास इतना ही। टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाय अजय सर नाम से, ये और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जो है सूचना मिल जाती है आपको। टेलीग्राम जो चैनल है वो जीके बाय अजय सर, जो यूट्यूब चैनल है ना इसी के नाम से है। इसी के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जीके बाय अजय सर नाम से। ठीक है, तो वहां आपको अधिक सूचना मिल जाती है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, ये मैंने आपको समझाया। वायुदा पेटियों की संख्या कितनी है? 7। 3 तापजन्य, त्यों 3 तापजन्य, 4 गतिजन्य। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदा पेटी, ध्रुव उच्च वायुदा पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी। देखो यहाँ ताप सीधा पड़ेगा तो भूमध्य रेखीय, न्यून वायुदाब ताप अधिक पड़ेगा तो न्यून वायुदाब। उधर तिरछी किरणें तो ताप कम है, ताप कम है तो उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ये 3 पेटियां तो तापजन्य है, बाकी उप उप वाली ये गतिजन्य है, ये गति से हुई है। तो उपोष्णीय उच्च वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, ये उत्तरी गोलार्ध की है, दक्षिणी। उपध्रुवीय न्यून वायुदा पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदा पेटी। चलो ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की, यह मैंने आपको पढ़ाया। तो सभी प्यारे साथी जो है बताओ, सर प्लीज इकोनॉमिक्स जरूर करवाएं। बिल्कुल हिना खान, अभी आप क्लास देखना, मैंने करवाई हुई है, प्ले लिस्ट बनाई है, अभी आप देखना और आपको मजा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आपको ये लगेगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आपको यही लगेगा कि गुरुजी ये उससे भी बढ़िया पढ़ा रहे हो। क्योंकि अपने ऐसे नहीं है जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो इतिहास में कमजोरी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स में नहीं। पढ़ाएंगे तो पूरा ताकत से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे कई कह रहे थे गुरुजी भारत का इतिहास पढ़ाओ, अभी टाइम नहीं है तो नहीं पढ़ाया जा रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि याद रखोगे कि गुरुजी वास्तव में इतिहास पढ़े हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सभी बढ़िया मेहनत करना भाई। ये जो मेहनत करोगे रात को जो जाग रहे हो ना, यही अपना जो है सफलता का मार्ग है। ओके, जय हिंद।